हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि हमने पिछले ट्रेडिंग डे में देखा कि इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 82.83 के लेवल पर बंद हुआ, जो कि रुपए की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन रुपीस डॉलर के अगेंस्ट 82 के लेवल पर बंद हुआ है। हेलो ट्रेडर्स, आई एम फ्रॉम ट्रेडिंग ज्ञान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और यह कब तक जारी रहेगा, इसका शेयर मार्केट पर किस प्रकार इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, रुपए के कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय रुपए के कमजोर होने के जो मुख्य कारण हैं, उनमें से पहला है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें, जो रसिया यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहे युद्ध की वजह से हो रहा है। दूसरा है कोविड महामारी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और रसिया यूक्रेन के बीच महीनों से चल रहे युद्ध से इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इन कारणों से भी रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है, जिसको समझने के लिए हमें पहले इंडियन रुपीस और डॉलर के ग्लोबल इकोनॉमिक इक्वेशन को समझना होगा। जिस तरह दोस्तों हमने बचपन में फूड चेन के बारे में पढ़ा है, उसी तरह दोस्तों इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक देश दूसरे देश से आपस में ट्रेड करते हैं, जिससे हर एक देश की इकोनॉमी स्टेबल रहती है। यह चीज किसी देश की जियोग्राफिकल और फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि छोटा सा देश भी पूरे वर्ल्ड को ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो कि दूसरों के द्वारा प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम ताइवान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसकी जियोग्राफिकल लैंड अदर देशों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन ताइवान ऑल ओवर वर्ल्ड को टेलीविजन के रिमोट से लेकर के फाइटर जेट में यूज होने वाली चिप्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सिंपली समझे तो दोस्तों, हर कंट्री को अपनी करेंसी को स्टेबल रखना होता है। अगर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें करेंसी फॉल से गुजरना पड़ता है। करेंसी को स्टेबल रखने के लिए किसी भी कंट्री, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जितने अमाउंट की चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उतने ही अमाउंट की चीजें हमें एक्सपोर्ट भी करनी होंगी। मान लीजिए अगर इंडिया 100 बिलियंस का इंपोर्ट कर रही है तो उसे कम से कम 100 बिलियन का एक्सपोर्ट भी करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें करेंसी फॉल का सामना करना पड़ता है। इस ग्राफ की मदद से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया का इंपोर्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो कि क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है, क्योंकि इंडिया के पास खुद की कोई ऐसी लैंड नहीं है जहां से उसे भरपूर मात्रा में ऑयल मिल सके, जिस वजह से इंडिया में जितना भी ऑयल का यूज होता है उसमें से 80% ऑयल इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया ऑयल के अलावा बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से गोल्ड, मेटल्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी शामिल हैं, जिसका यूज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम जब बाहर से कोई भी चीज खरीदते हैं तो ज्यादातर हमें और बाकी सभी देशों को डॉलर में पेमेंट करनी होती है, जिसलिए हमें सबसे पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है। सिंपली कहें तो रुपी की मदद से हमें डॉलर को खरीदना पड़ता है, जिससे हम क्रूड ऑयल और बाकी चीजों को खरीदते हैं। इससे यह होता है कि जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर हम डॉलर न खरीदें तो हम चीजें नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि इंडिया ने रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लिया था, जिसमें आईएनआर इंक्लूड था, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट मानी जा रही है, जो कि रुपी के फॉल को रोकने में कारगर रही। लेकिन इसका अमाउंट इतना कम था कि इससे कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि इंडिया सालों से क्रूड ऑयल और मेटल के साथ साथ कई और भी चीजें इंपोर्ट करता था, तो अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है और रुपी में फॉल क्यों आ रहा है? इसका जो मेन रीजन है वो है रसिया यूक्रेन के वॉर, क्योंकि रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन वॉर के कारण रसिया पर बहुत सारे बैन लगने की वजह से अब सभी कंट्रीज को अदर कंट्रीज से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी कॉस्ट और ज्यादा पड़ रही है। वहीं बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर था, जो कि वॉर की वजह से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे अदर कंट्रीज के फसल बर्बाद हो रही हैं, जिसके वहां पर भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं। इन सब चीजों के अलावा हम और भी बहुत सी चीजें रसिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, जिसके प्राइस अब काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि पहला रीजन है रुपी फॉल होने। जिसका सोल्यूशन है कि हमें क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना होगा, जिसका मेन सोल्यूशन है ईवीज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का रिवॉल्यूशन बहुत काम आएगा। लेकिन अभी भी इंडिया में मेजोरिटी कार्स को इलेक्ट्रिक होने में अभी काफी समय लग जाए। तो रुपी फॉल को रोकने के लिए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने हाल ही में ये कहा है कि इंडियन रुपी के गिरावट पर सरकार नजर रखे हुए है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि वह रुपए की कीमत को बाहर से दबाव बनाकर तय करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए रुपए को डॉलर के मुकाबले खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इसीलिए आरबीआई को कहीं ना कहीं अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करके
रुपए के फॉल को रोकना होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि आरबीआई किस लेवल तक रुपए के फॉल को रोकने में सक्षम रहती है। इसके अलावा S&P के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। इससे ये सवाल आता है कि अदर देशों में इन्फ्लेशन बढ़ने से इंडियन रुपी क्यों फॉल हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका आरबीआई के पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अब हम अपने दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं, जो कि कोविड है। कोविड में सभी देशों के सारे ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए क्लोज कर दिया गया था, जिससे सारे देश की इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ गई थी। हर देश के सेंट्रल बैंक्स ने, इंडिया के आरबीआई और यूएस के फेडरल बैंक, इन बैंकों ने इंटरेस्ट रेट डाउन किया ताकि बिजनेसेस कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेकर अपने बिजनेसेस को चलाना शुरू करें, जिससे इकोनॉमी में पैसे का फ्लो फिर से शुरू हो और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके। और ऐसा हुआ भी, इकोनॉमी में बहुत जल्दी से रिकवरी ले ली, जिससे लोगों के पास जो पैसे थे उसका फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे लोग बहुत सारी चीजें खरीदने लगे, जिससे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि सेंट्रल बैंक्स रेपो रेट को बढ़ा देती हैं, जिससे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, जिससे वो ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाएंगे, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं, इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को समझना होगा। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, जो कि 0.25 0.5 हो गया था। तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट की जरूरत थी, जिनकी वजह से वहां के इन्वेस्टर्स कुछ ऐसी कंट्रीज पे फोकस किया जहां पे हाई इंटरेस्ट रेट हो। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो बाहर के लोगों ने एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया में पैसे डाल दिए। तो बाहर के इन्वेस्टर्स के पास डॉलर होता है, तो उन लोगों ने डॉलर को रुपी में एक्सचेंज किया, यानी कि डॉलर से इंडियन रुपीज खरीदना शुरू किया, जिससे इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गया और शेयर मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा। लेकिन इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस के इन्वेस्टर्स को यूएस में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, जिससे यूएस के इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालकर यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे रुपी का फॉल होना शुरू हो गया और जिसकी वजह से शेयर मार्केट भी नीचे आने लगे। इस समय इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ग्लोबल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए इसे नकारा भी नहीं जा सकता। इसके लिए हमारे सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई टेम्परेरी बेस पर बाहर से दबाव डालकर कुछ समय के लिए इसे रोक सकते हैं। इसको पूरी तरह से रोकने के लिए हमें बाहर सी चीजों को इंपोर्ट करना कम करना होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ज्ञान को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें।